स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है या जो बुक है हमारी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम आज देख रहे हैं पर्सपेक्टिव मॉडल्स, पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसमें आपके पास पर्सपेक्टिव मॉडल्स में बात ज़हन में रखें कि आप फॉलो करते हैं अपने सिस्टम लाइफ साइकिल को, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को, जिसे आप SDLC भी कहते हैं। वो तमाम फेजेस जो आपके SDLC में यूज़ होते हैं वो आप इन तमाम मॉडल्स में इस्तेमाल करते हैं और उन्हें रिपीट करते हैं। किसी में आप लीनियर चल रहे होते हैं, किसी में आप पैरेलल चल रहे होते हैं, किसी में लीनियर पैरेलल और किसी में एवोल्यूशनरी और किसी में आप आइटरेटिव चल रहे होते हैं। मॉडल सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे मॉडल है वो हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके तमाम फेजेस को डिस्कस करेंगे कि जिन फेजेस की बेस पे आप इन मॉडल्स को बनाते हैं या कौन कौन से फेजेस इनमें इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बेटा बात की जाए तो आपके पास सबसे पहला मॉडल हमारे पास आता है कम्युनिकेशन का। ऐसा मॉडल जिसमें आप प्रोजेक्ट की इनिशियलाइजेशन और रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। ऐसा एक फेज जो कि आपका प्रोसेस मॉडल में, पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल में, तमाम मॉडल्स में इस्तेमाल होना है। इसमें आप करते ये है कि आप कोई भी क्लाइंट से, जब आपकी डेवलपर की किसी क्लाइंट के साथ डिस्कशन होती है तो उससे आप कहते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना। आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और किस तरह बनाया जाएगा। वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, किस तरह प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, किन फेजेस से गुजरेंगे, कहाँ से इनिशिएटिव लेंगे और उसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होंगी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होंगी, वो आप कम्युनिकेशन के फेज में देखते हैं, जो कि फेज इन तमाम मॉडल्स में इस्तेमाल होता है। हम यहाँ पे इस टाइम बात कर रहे हैं वाटरफॉल मॉडल की। वाटरफॉल का मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा, पहले हम फेजेस के बारे में देख लेते हैं। कम्युनिकेशन में हमने दो चीजें देखी कि हम प्रोजेक्ट की इनिशियलाइजेशन के, प्रोजेक्ट कहां से स्टार्ट करना है, दूसरी चीज के रिक्वायरमेंट को गैदर किस तरह करना है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है। ये प्रॉपर एक फील्ड है जिसे आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। सेकंड फेज जो हमारे पास आता है यहाँ पे, वो प्लानिंग का फेज है। प्लानिंग के फेज में आप क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं शेड्यूल्स को, एस्टिमेट करते हैं शेड्यूल्स को और ट्रैकिंग करते हैं। एस्टिमेट करना शेड्यूल का क्या मतलब है कि आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना उसकी शेड्यूलिंग क्या होगी, कितने फेजेस में वो क्लियर होगा, टाइम स्कोप क्या होगा उसका, उसकी तमाम एस्टिमेशन कॉस्ट क्या होगी उसकी, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें, कौन कौन से मेंबर्स होंगे। ये तमाम चीजें जो आपके माइलस्टोन्स होते हैं, जिसे आप माइलस्टोन भी कहते हैं, एक पूरा चार्ट जो तैयार किया जाता है कि किन किन फेजेस से आप गुजरेंगे, टाइम लिमिट क्या होगी, टाइम स्कोप क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी, मेंबर्स कौन से होंगे। ये तमाम चीजें जिसमें आप प्लानिंग करते हैं कि किस फेज से किस तरह गुजरा जाएगा और कितने टाइम लिमिट में गुजरा जाएगा, कितने टाइम में आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, कितने कॉस्ट में कंप्लीट करना है, वो आप प्लानिंग के फेज में देखते हैं। अगर बेटा इसे रियल टाइम में देखा जाए, आप स्टूडेंट्स रियल टाइम में अगर आप इसे देखें तो कोई भी प्रोजेक्ट है, वो आपका कोई सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपने कंप्लीट करना है, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जनरेट की जाती है कि किन किन फेजेस से गुजरा जाएगा, उन फेजेस का टाइम लिमिट क्या होगी, वो फेजेस के कौन कौन से मेंबर इन्वॉल्व होंगे, कितनी कॉस्ट आएगी। ये तमाम चीजों को एलिमिनेट किया जाता है, फिर सम अप करके एक प्लानिंग का फेज जनरेट किया जाता है कि इस प्लानिंग के थ्रू आप किस तरह गुजरते हैं। उसके बाद बेटा थर्ड पे आपके फेज आता है, तमाम मॉडल्स में इस्तेमाल होता है, उसे आप डिजाइनिंग का फेज कहते हैं। इसे आप आर्किटेक्चरल डिजाइन भी कहते हैं या इसे आप डिजाइनिंग का फेज कहते हैं। एक ऐसा फेज, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ज़हन में रखें, पहले आपने क्या किया कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर ली, रिक्वायरमेंट को ले लिया यूजर से, जो आपका कस्टमर था, आपका क्लाइंट था, क्लाइंट की, कस्टमर की और डेवलपमेंट टीम की मीटिंग हुई, रिक्वायरमेंट को ले लिया गया, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के थ्रू रिक्वायरमेंट एनालिसिस किए गए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की गई, पहला फेज था। सेकंड फेज में जब आपने रिक्वायरमेंट्स को ले लिया, उसे किसी जगह पे लिख लिया या आपने उसका चार्ट बना लिया,
रिक्वायरमेंट्स को लेने के बाद आपने प्लानिंग की कि इन रिक्वायरमेंट्स पे किस तरह पूरा उतरा जा सकता है, किन किन फेजेस को कब इस्तेमाल किया जा सकता है, टाइम लिमिट क्या होगी, कॉस्ट कितनी होगी और कितने लोग आपको चाहिए, और कौन से कंपोनेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, किस फ्रेमवर्क पे आप काम कर रहे हो, सारी चीजें आप प्लानिंग पे कर चलते हो। उसके बाद प्लानिंग के बाद जब आपने रिक्वायरमेंट्स भी ले ली, आपकी प्लानिंग भी होगी, थर्ड फेज में आप डायग्राम्स बनाते हो, डिजाइन बनाते हो जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की यूएमएल डायग्राम्स बनाते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू, जिसमें यूज केस है, सीक्वेंस डायग्राम है, मुख्तलिफ वो आगे आप पढ़ेंगे। वो डायग्राम्स बना के आप शो करते हैं कि इन फेजेस से गुजरा जाएगा और ये डिजाइन प्रोसेस चलाए जाएंगे। इसी तरह आप एट द एंड कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। डिजाइन के बाद कंस्ट्रक्शन में दो चीजें हैं बेटा, देख ज़हन में रखें। आपके पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हो गई, रिक्वायरमेंट के बाद आपने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद आपने उस प्लानिंग के मुताबिक डिजाइन क्रिएट कर लिया, डिजाइन बना लिया आपने, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में डिजाइन क्रिएट कर लिया, जनरेट कर लिया आपने। डिजाइन बनाने के बाद आप अब कोडिंग के फेज में हैं, इसे आप कंस्ट्रक्शन का फेज कहते हैं। कोडिंग के फेज में आप किसी भी लैंग्वेज को, फ्रंट एंड बैक एंड लैंग्वेज को फॉलो करते हुए, किसी एक फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए आप वहां पे कोडिंग करेंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसे डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट जिसे आप कहते हैं। उसके बाद आप उस फेज में ही, डेवलपमेंट के बाद आप साथ टेस्टिंग भी करेंगे। उस फेज में आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन के फेज में कोड और टेस्ट दोनों ही होते हैं। आप कोड भी करते हैं, साथ आप टेस्ट भी करते हैं। बेटा इसमें आपके तमाम मॉडल्स को समझने के लिए इन फेजेस को समझना जरूरी है। इन फेजेस को जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको मॉडल्स का पता नहीं चलेगा कि इस फेज में क्या हो रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आपको कोड और टेस्टिंग की भी काफी टाइप्स हैं। यूनिट टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, स्मोक टेस्टिंग है, ब्लैक टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स है, व्हाइट बॉक्स है, सो ऑन, काफी टेस्टिंग है, उसकी आप आगे टाइप्स देखते रहेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आपने कोडिंग की, किसी एक फ्रंट एंड बैक एंड लैंग्वेज को लिया, उस पे आपने कोड जनरेट किया, एक सिस्टम बनाया, उसके थ्रू आपने उसे फिर साथ टेस्ट किया। टेस्ट पैरेलल भी हो सकता है या बाद में भी टेस्ट किया जा सकता है, वो आपके मॉडल पे डिपेंड कर रहा है कि आप टेस्टिंग किस तरह करते हैं। उसके बाद डिप्लॉयमेंट में आप यहाँ पे डिलीवरी देखते हैं, उसकी डिलीवरेबल्स देखते हैं कि आपने डिलीवर कर दिया प्रोजेक्ट। उसके बाद उस प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, उसकी मेंटेनेंस देखते हैं और उसका फीडबैक देखते हैं कि क्या जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था वो आपने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। क्लाइंट को डिलीवर कर दिया तो क्या क्लाइंट के सिस्टम पे वो चल गया, जिस तरह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक वो पूरा उतरा उस पे, और अगर उतर आया तो क्लाइंट का क्या फीडबैक है, वो आप चीजें देखते हैं डिप्लॉयमेंट के फेज में। अच्छा स्टूडेंट, ये 5 फेजेस थे जो कि आपके तमाम मॉडल्स में इस्तेमाल होने हैं। अब हम बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल की। वाटरफॉल मॉडल क्या है? एक ऐसा मॉडल जो कि हमारे लीनियर प्रोसेस को फॉलो करता है। लीनियर प्रोसेस से क्या मुराद है कि ये तमाम फेजेस तो इसमें आ रहे हैं लेकिन एक सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं, एक लीनियर वाइज आ रहे हैं। यहाँ पे एक सीक्वेंटल मॉडल भी कहा जाता है, इसे लीनियर मॉडल भी कहा जाता है कि एक सीक्वेंस में, एक लाइन में तमाम प्रोजेक्ट है। इसका क्या मतलब है सीक्वेंस वाइज होना? कि कम्युनिकेशन का अगर आप फेज पे हो, जब तक आप कम्युनिकेशन के फेज से नहीं निकलते, आप इस फेज को प्रॉपर कंप्लीट नहीं करते, आप प्लानिंग में नहीं आ सकते। मतलब जब तक यूजर आपको रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं करके देता, आप नेक्स्ट फर्दर किसी प्रोसेस पे जा ही नहीं सकते। वाटरफॉल में आप ये देखते हैं, आप जब तक प्लानिंग नहीं करते आप डिजाइन नहीं कर सकते, जब तक डिजाइन कंप्लीट नहीं होता आप कंस्ट्रक्शन या कोडिंग नहीं कर सकते। मतलब ये कि नेक्स्ट फेज के लिए पिछला प्रीवियस फेज कंप्लीट होना जरूरी है। यहाँ पे जब तक प्रीवियस फेज कंप्लीट नहीं होगा आप नेक्स्ट फेज पे मूव कर ही नहीं सकते, आप नेक्स्ट फेज पे नहीं जा सकते, जंप नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट फेज पे आप नहीं जाएंगे। यहाँ पे आपका हर फेज का उसकी बारी पे कंप्लीट होना जरूरी है। उसके बाद आपके नेक्स्ट फेज की बारी आएगी और आप इसी तरह प्रोसेस करते हुए अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करते हैं। इन केस यहाँ पे सिनेरियो बेटा ये होता है, ये आपने ज़हन में रखना है कि वाटरफॉल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां पे आप बैकवर्ड नहीं जा सकते। आप प्रोसेस में इस तरह
आगे फॉरवर्ड तो आ रहे हैं, ठीक है, जिस तरह पानी गिरता है, वाटरफॉल कर रहा है, इस तरह आप आ तो रहे हैं, लेकिन वाटर जिस तरह बैकवर्ड नहीं जा सकता, इस तरह आप भी बैकवर्ड यहां पे नहीं जा सकते। इन केस किसी भी आपकी फेज में कोई कंप्लेक्शन है, कोई कंप्लेक्सिटी है, किसी भी फेज में कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है, कोई एरर जनरेट होता है, तो आप उसे फिर दोबारा सारे सिस्टम को रिव्यू करेंगे, कम्युनिकेशन से लेके सो ऑन। आप डिजाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है, आप ये नहीं कर सकते कि कंस्ट्रक्शन से बैकवर्ड डिजाइन पे आ जाए, इस तरह करना नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे एक दफा आपको सारे फेजेस को मुकम्मल तौर पे देख लेना चाहिए और मुकम्मल तौर पे रीड कर लेना चाहिए, ताकि आप अगर नेक्स्ट मूव कर जाओ तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप बैक आ सको। ऑप्शन तब है बैक आने की जब आपने एक सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, फिर दोबारा जब ये साइकिल चलेगा तब आपके पास दोबारा कंस्ट्रक्शन डिजाइन पे आने की ऑप्शन होगी, अदरवाइज आप कंस्ट्रक्शन से बैकवर्ड डिजाइन पे नहीं आ सकते। ये बेटा आपके पास एक हमारे पास पर्सपेक्टिव मॉडल में वाटरफॉल की हम बात कर रहे थे कि वाटरफॉल मॉडल क्या, और ये वाटरफॉल मॉडल आपका स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। कोई इस तरह के प्रोजेक्ट जिसमें यूजर की रिक्वायरमेंट बार बार चेंज नहीं होती, बात को गौर से सुने, यूजर रिक्वायरमेंट देता है, यूजर की रिक्वायरमेंट बार बार चेंज नहीं होती, वो ये नहीं कहता कि हफ्ते बाद आके जी इसमें ये चेंजिंग चाहिए, हफ्ते बाद आ जाए जी ये चेंजिंग चाहिए, मंथ बाद आ जाए ये चेंजिंग चाहिए। क्यों यूजर की रिक्वायरमेंट क्यों चेंज होती है? जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। जब आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो नेक्स्ट फिर आपके भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, क्योंकि उसे चेंज करना पड़ता है अपने कस्टमर के लिहाज से, तो वो बार बार आके उसमें चेंजिंग करवाता है। वाटरफॉल में इस तरह नहीं होता, ये इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें सारी चीजें एक दफा फाइनलाइज कर ली जाती हैं और उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट बना के दे देते हो, उसमें दोबारा दोबारा इंक्रीमेंट नहीं होता, दोबारा दोबारा चेंजिंग्स नहीं की जाती। स्मॉल शॉर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए ये बेहतरीन सिस्टम है और ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बिल्कुल थोड़े टाइम में इसे जनरेट किया जाता है, लो कॉस्ट में इसे तैयार किया जाता है, और ये एक आसान तरीकाकार है और एक पुराना तरीका है सिस्टम को डिजाइन करने का या सिस्टम को बनाने का, डेवलप करने का, जिसे आप वाटरफॉल मॉडल कहते हैं, और ये तमाम फेजेस वाटरफॉल मॉडल में इस्तेमाल किए जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, पर्सपेक्टिव मॉडल में हम देख रहे थे वाटरफॉल मॉडल और उसके तमाम फेजेस को हमने देखा। ऐसे फेजेस जो कि तमाम मॉडल्स में इस्तेमाल होने हैं, जिसमें हमारे पास आपके पास कम्युनिकेशन, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास वी शेप मॉडल, एक नेक्स्ट मॉडल हमारे पास जो कि आपका पर्सपेक्टिव मॉडल है। पर्सपेक्टिव मॉडल जो कि हमारे पास वी शेप मॉडल है। वी क्यों कहा जाता है इसे, या वी शेप क्यों कहा जाता है, वी का साइन क्यों यूज किया जाता है? अल्फाबेट वी यहाँ पे जो है वो बिलोंग करता है, या यहाँ पे जो वी से मुराद है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। अब वेरिफिकेशन और वैलिडेशन से क्या मुराद है? वेरिफिकेशन से मुराद यहाँ पे एक इस तरह का सिस्टम है वेरिफिकेशन की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, कि जहां पे आप अभी कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, अभी आप कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, आप डिजाइनिंग की हद तक है। आपने ये देखना है यहाँ पे विदाउट कोड एग्जीक्यूशन कि क्या आपका सिस्टम या आपने जो एक डिजाइन क्रिएट किया, मॉडल एक क्रिएट किया है, क्या यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहा है? विदाउट कोड जनरेशन, विदाउट कोड एग्जीक्यूशन आपने ये देखना है क्या रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं यूजर की, ये आप वेरिफिकेशन में देखते हैं। जबकि वैलिडेशन, ये बेसिकली वेरिफिकेशन इंजीनियरिंग भी है, वैलिडेशन इंजीनियरिंग भी है, वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी है, वैलिडेशन टेस्टिंग भी कहा जाता है इसे। वैलिडेशन में आप ये देखते हैं कि क्या जो आपका सिस्टम है वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, क्या वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है विद एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। वेरिफिकेशन में आपने कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया, जबकि वैलिडेशन में आप कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। दोनों का मकसद एक ही है कि क्या यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट किया जा रहा है, क्या वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो यूजर ने आपको दी हैं वो कंप्लीट भी हो रही हैं कि नहीं, आप उन तक पहुंच भी गए हैं कि नहीं, आप उन्हें मीट भी कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास बेटा वी शेप मॉडल होता है, ठीक है, वेरिफिकेशन या वैलिडेशन मॉडल जिसे आप कहते हैं, ये बेसिकली आपके पास पैरेलल
और लीनियर का कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल और लीनियर का कॉम्बिनेशन। अब वाटरफॉल में आपने देखा, आप लीनियर को फॉलो करते हैं। लीनियर से मुराद कि स्टेप बाय स्टेप आप सारे फेजेस से गुजरते हैं। यहां पे भी सेम है, आप स्टेप बाय स्टेप तमाम फेजेस में से गुजर रहे हैं और ये एक वी का साइन बना रहा है। लेकिन यहां पैरेलल क्यों वर्ड यूज किया गया? पैरेलल वर्ड इसलिए यूज किया गया कि आप लीनियर तो हैं लेकिन आप पैरेलल साथ टेस्टिंग भी करते जा रहे हैं। तो ये बात ध्यान में बेटा आपने रखनी है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप ये सोचते हैं कि आप गलती ना करो, आपसे गलती ना हो, या आप गलती के कोई चांस नहीं रखना चाहते, उसमें किसी किस्म के एरर्स ना आए, उसमें आप क्या करते हैं, तमाम फेजेस को पैरेलल साथ टेस्टिंग भी करते हैं। आप एक फेज कंप्लीट करते हैं, उसकी साथ टेस्टिंग करते हैं, फिर आप सेकंड फेज कंप्लीट करते हैं, उसकी साथ टेस्टिंग करते हैं, फिर थर्ड। और ये बात ध्यान में रखनी है, इसे लीनियर इसलिए कहा गया कि वाटरफॉल की तरह जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं होगा आप सेकंड फेज पे मूव नहीं कर सकते, जब तक सेकंड नहीं होगा थर्ड पे मूव नहीं कर सकते। इसमें भी प्रीवियस नहीं जाया जाता, बैकवर्ड इसमें भी नहीं जाया जाता, जाना आपने फॉरवर्ड ही है। लेकिन इसमें सहूलत आपको यह है कि आप हर फेज की साथ साथ टेस्टिंग भी करते रहते हैं। मतलब अगर कोई गलती है तो वहीं पे आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं नेक्स्ट फेज में एंटर होने से पहले। यहाँ पे अगर बात करें हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, तो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये तमाम एक जैसे ही लफ्ज हैं जिसमें आप कम्युनिकेशन करते हैं क्लाइंट से और रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के फेज के साथ देखें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का फेज आपकी एक ऐसी टेस्टिंग है जो कि रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के पैरेलल चल रही है। मतलब आपने रिक्वायरमेंट मॉडलिंग करनी है, साथ आपने एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कर लेनी है। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है? एक ऐसी टेस्टिंग जिसमें आप ये देखते हैं कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स को आप मीट कर रहे हैं कि नहीं। ये रिक्वायरमेंट का फेज है, यहाँ पे आपने टेस्टिंग कर लेनी है कि क्या यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट किया जा रहा है कि नहीं। आप उसके पैरेलली ये टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर यूजर की रिक्वायरमेंट मीट हो रही है तो आप नेक्स्ट आर्किटेक्चरल डिजाइन पे आ जाते हैं। अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट मीट नहीं होगी आप फिर टेस्ट करेंगे और फिर उसमें चेंजिंग करेंगे। तब तक आप चेंज करते रहेंगे जब तक आपकी रिक्वायरमेंट मॉडलिंग कंप्लीट नहीं होती, आप तब तक उसमें चेंज करते जाएंगे जिसमें आपकी कम्युनिकेशन और प्लानिंग दोनों चीजें शामिल होगी। और साथ आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते जाएंगे। टेस्टिंग की आगे टाइप्स फर्दर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। मुख्तलिफ टेस्टिंग की टाइप्स है जिसमें आपकी तमाम टेस्टिंग आ जाएगी उस, लेकिन फिर भी आपको एक इसका आइडिया होना जरूरी है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है क्या रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के लिहाज से। आपने रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की, आपने साथ उसकी टेस्टिंग की, रिक्वायरमेंट मीट होगी, आप नेक्स्ट फेज पे आगे आर्किटेक्चरल डिजाइन पे आप आपने उसका डिजाइन क्रिएट करना है। डिजाइन क्रिएट करना है, साथ आपने इसकी सिस्टम टेस्टिंग करनी है। सिस्टम टेस्टिंग बेटा एक ऐसी टेस्टिंग जो कि ओवरऑल सिस्टम की जाती है उसे आप सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। पूरे सिस्टम को जहां तक बन चुका है वो सारे सिस्टम को चला के देखना सिस्टम टेस्टिंग कहलाता है। आपने साथ पैरेलल उसकी सिस्टम टेस्टिंग भी की कि क्या हमारा सिस्टम सही तरीके से रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है जो कि यूजर ने दी है। उसके बाद आपने आर्किटेक्चरल डिजाइन में सिस्टम टेस्टिंग की, रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल ठीक थी, आप कंपोनेंट डिजाइन पे आ गए। आपने देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स को आप यूज करते हुए एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं या इसे आगे जाके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसमें फिर आपने इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। इंटीग्रेशन टेस्टिंग बेटा सुन लें, एक ऐसी टेस्टिंग है जहां पे आप तमाम फेजेस को कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करके आप तमाम फेजेस को टेस्टिंग करते हैं, वो आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। तमाम कंपोनेंट्स को कंबाइन करके उनकी डिजाइनिंग करना आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग में करते हैं। और आप अगर देखते हैं कि तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं कोड जनरेशन पे, जहां पे आपकी कोडिंग और आपकी टेस्टिंग का फेज आता है, जिसमें आप यहाँ पे जो है वो कोडिंग ही करेंगे क्योंकि टेस्टिंग पैरेलल चल रही है। अब कोडिंग के फेज पे आप यूनिट टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जो कि किसी स्पेसिफिक एक पार्ट की होती है, किसी स्पेसिफिक ब्लॉक की, किसी स्पेसिफिक यूनिट की
जो टेस्टिंग आपकी होती है उसे आप यूनिट टेस्टिंग कहते हैं, और वो आप कोड जनरेशन में करेंगे और एट द एंड आप कोड को खत्म कर देंगे और आप एक सिस्टम डेवलप। मतलब यहाँ पे बेटा कहने का ये है कि आप तमाम फेजेस में गुजरते हैं, साथ साथ आप पैरेलल टेस्टिंग भी करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप पैरेलल साथ साथ टेस्टिंग करते जाएंगे आपको ये श्योरिटी होती जाएगी कि आपका जो सिस्टम है वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। आप जिस तरह क्लियर है इस चीज को कि यहाँ पे इस टेस्टिंग के बाद ये यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है ये वाला फेज, तो आप इसमें आ जाएंगे। अगर आप समझते हैं इस टेस्टिंग के बाद ये क्लियर कर रहा है तो आप इसमें आ जाएंगे। मतलब ये है कि आप सिस्टम टेस्टिंग करते करते, आप टेस्टिंग करते करते तमाम फेजेस को कंप्लीट करेंगे, एट द एंड आप कोड जनरेशन पे आ जाते हैं। और ये एक ऐसा तरीकाकार है, एक इस तरह के प्रोजेक्ट इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पे आप चाहते हैं कि आपकी कम से कम एरर जनरेशन हो, कोड एरर या किसी भी किस्म का एरर कम से कम आए और आपको दोबारा रिव्यू ना करना पड़े, और साथ साथ यूजर की रिक्वायरमेंट चेक भी होती जाए। तब आप वी शेप मॉडल, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल को इस्तेमाल करते हैं, जहां पे आप किस तरह के प्रोजेक्ट हो, और ये लार्ज प्रोजेक्ट को भी डील करता है। जिस तरह वाटरफॉल स्मॉल को करता था, ये लार्ज प्रोजेक्ट को डील करता है। और एक नया तरीका है, न्यू वे है डिजाइन करने का या सिस्टम बनाने का एज कंपेयर टू वाटरफॉल मॉडल। अच्छा बेटा, ये आप वी शेप मॉडल देख रहे थे, इसमें वैलिडेशन और वेरिफिकेशन दोनों चीजें आ गई। हमारे पास एक नेक्स्ट मॉडल यहाँ पे आ जाता है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल हमारे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट मॉडल आ जाता है, जो बेसिकली आपके पास ये भी मॉडल वाटरफॉल, वी शेप, इंक्रीमेंटल, तीन हमने मॉडल देखे। इंक्रीमेंटल मॉडल भी लीनियर है, वाटरफॉल भी लीनियर है, वी शेप भी लीनियर है। वाटरफॉल वी शेप में आपके पास लीनियर के साथ साथ पैरेलल भी आप चलते हैं टेस्टिंग को लेके, जबकि इंक्रीमेंटल में भी आप लीनियर के साथ साथ पैरेलल चलते हैं। आपके इंक्रीमेंट्स पैरेलल भी चल रहे होते हैं और लीनियर भी चल रहे होते हैं, सीक्वेंस वाइज भी चल रहे होते हैं और पैरेलल भी चल रहे होते हैं। आप देखते हैं किस तरह यहाँ पे, ये बेटा यहाँ पे आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया आपको इंक्रीमेंटल मॉडल का। इंक्रीमेंटल मॉडल में ये वही फेज दोबारा आपके पास कम्युनिकेशन का, प्लानिंग का, डिजाइनिंग का, कंस्ट्रक्शन का, डिप्लॉयमेंट का, और ये भी वही फेज है। अब पहले जब आपने एक फेज कंप्लीट किया, आपने पूरे साइकिल को कंप्लीट किया अगर मैं कहूं तो आपने उसे कहा जी इंक्रीमेंट 1 है, आपने उसे इंक्रीमेंट 1 कह दिया जब आपने एक साइकिल को कंप्लीट किया। अब जब आपने नेक्स्ट साइकिल पे मूव किया तो आपने इंक्रीमेंट 2 पे आ गए। इसी तरह इंक्रीमेंट 3 और इंक्रीमेंट 4 सो ऑन एन तक जा सकते हैं। अब जरूरत क्या पड़ी इसकी? ऐसे मॉडल्स जहां पे आपको ये देखना पड़ता है कि आपके यूजर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं डे बाय डे, कि यूजर की रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। ठीक है, यूजर रिक्वायरमेंट्स चेंज करवाता है अपनी, एक वीक के बाद, मंथ के बाद। आप फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने नए इंक्रीमेंट जनरेट करते हैं, अपने नए इंक्रीमेंट्स को बनाते हैं। मतलब यहाँ पे यह है कि इन केस आपने फर्स्ट इंक्रीमेंट चलाया, पहला इंक्रीमेंट चलाया, किसी जगह पे आपके डिजाइनिंग में प्रॉब्लम थी, डिजाइनिंग के फेज में आपके प्रॉब्लम थी, आपने नेक्स्ट इंक्रीमेंट चलाया और डिजाइनिंग के फेज की प्रॉब्लम को क्लियर कर दिया। आप नेक्स्ट फेज में गए, डिजाइनिंग की प्रॉब्लम को क्लियर कर दिया। यहाँ कह सकते हैं आपने एक फेज दिया कंप्लीट करके यूजर को, यूजर कहता है कि मैं डिजाइनिंग में चेंज करवाना चाहता हूँ, मैं कोडिंग में चेंज करवाना चाहता हूँ। मतलब ये है कि यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, आपने देखना है कि वो डेवलपमेंट में चेंज हो रही है, वो डिजाइनिंग में चेंज हो रही है, वो कोडिंग में चेंज, किस फेज में हमें चेंज करना पड़ेगा। आप उसके लिए बैकवर्ड नहीं जा सकते, लीनियर है आप यहाँ पे भी। आप फिर क्या करते हैं, एक नया इंक्रीमेंट जनरेट करते हैं। जैसे ही आप नए इंक्रीमेंट में जाते हैं, जो चेंजिंग आपने करनी होती है वो आप करते हैं और दोबारा डिलीवरेबल दे देते हैं। इन केस फिर वो दोबारा आके आपको कहता है जी ये रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं, आप एक नया इंक्रीमेंट जनरेट करते हैं। मतलब ये है कि आपको टाइम टू टाइम अगर इंक्रीमेंट्स करने पड़े हैं तो आप उसमें नए इंक्रीमेंट का इजाफा करेंगे। और हर इंक्रीमेंट में बात ज़हन में रखनी है आपने कि हर इंक्रीमेंट में ये 5 के 5 फेजेस दोबारा साइकिल होंगे। पहला इंक्रीमेंट था, ये फेज 5 के 5 चले, फिर इसमें कोई चेंजिंग करनी पड़ी आपने, फिर नेक्स्ट सारे फेजेस चलाए,
फिर किसी और जगह पे चेंजिंग करनी पड़ी, फिर नेक्स्ट फेजेस। जिस तरह आपको चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी वैसे ही आप नए फेजेस पे मूव करते जाएंगे और नए इंक्रीमेंट को चेंज एट द एंड। फॉर एग्जांपल आपका इंक्रीमेंट 5 पे जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है या 5 पे जाके आपके रिक्वायरमेंट्स मीट करती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्रीमेंट 5 को भी डिलीवरेबल बाद में कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा आपने अभी तक देखा कि वाटरफॉल मॉडल क्या है, वी शेप मॉडल क्या है जिसमें आप पैरेलल टेस्टिंग करते हैं, और आपके पास इंक्रीमेंट मॉडल क्या है जहां पे यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं और आप एक नए इंक्रीमेंट को बनाते हैं जिसमें 5 के 5 फेज आपके इन्वॉल्व होते हैं, और जिस फेज में यूजर को प्रॉब्लम होती है उस फेज में आप चेंजिंग करके उसे दे देते हैं। ये आपने इंक्रीमेंटल मॉडल में देखा। अब नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल क्या है, प्रोटोटाइपिंग क्या है और स्पाइरल मॉडल क्या है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।